आज आप हमारा ये खास शो देख रहे हैं क्योंकि इसमें हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं आपके सामने आज, जो इस वक्त 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी परेशानी का विषय बना हुआ है। कोरोना से लड़ाई, कैसे होगी पढ़ाई और एग्जाम सर पर हैं। कोविड केसेस जिस गति से बढ़ रहे हैं उसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। कई राज्यों में अप्रैल के आखिरी हफ्ते से परीक्षाएं होनी है, जबकि सीबीएसई की परीक्षा 4 मई से होनी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये परीक्षाएं इस माहौल में किस तरह से होंगी। पिछले साल देखिए, जब केसेस कम थे तो इम्तिहान नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार कोरोना विस्फोट की स्थिति में इम्तिहान कैसे होंगे, सवाल परीक्षा को लेकर है तो पढ़ाई के संकट का भी मामला है। आखिर कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इसी अहम मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम जानकार भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दसवीं और 12वीं के छात्र हो या अभिभावक, सबका मन इन दिनों अजीब सी चिंता में घिरा हुआ है। चिंता कठिन सवालों को लेकर नहीं है, बल्कि चिंता है कोरोना के खतरों की। 2021 में अब जब ये बोल रहे हैं कि बोर्ड्स एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, कंसिडरिंग कि हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर सीबीएसई कुछ करे जिससे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल हों सबके लिए, तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी सब एज स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फैकल्टी के लिए भी। जी हाँ, 1 महीने से भी कम समय बाद 4 मई से 10वीं और 12वीं के सीबीएसई एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हफ्ते भर से अचानक कोरोना के केस ने मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में परीक्षार्थियों और अभिभावकों के मन में ये चिंता है कि कैसे होगी ये परीक्षा, भविष्य की सोचें या जान की। 4 मई की डेट आई हुई है। हमसे ज्यादा हम तो बोल ही रहे हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है, हम बहुत परेशान है बच्चे के लेके कि बच्चा है हमारा, उसको कुछ नहीं हो जाए, उसके आगे 12वीं है, सारा पूरी जिंदगी जो बच्चा नर्सरी से 12वीं पूरा स्कूल खत्म कर जाता है, यही एक वो दरवाजा है जिसको हमने छोड़ के पीछे आगे बाहर निकलना है, पीछे से बंद करके। उसी में सब कुछ दुनिया हिल गई है हमारी। ये चिंता तमाम माता पिताओं की है। 12वीं की परीक्षा भविष्य की अहम कड़ी है, न इसे रद्द किया जा सकता है न इसे टाला जा सकता है। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने से कॉलेज का पूरा शैक्षणिक स्तर प्रभावित होगा। साथ ही इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में स्थिति सहज होगी, क्योंकि पिछले साल भी ऐसी ही स्थिति आई थी। 1 साल बाद केस कम होने की जगह पहले से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसीलिए एक सुझाव ये भी आ रहा है कि 10वीं की परीक्षा भले ही रद्द कर दी जाए या टाल दी जाए, लेकिन 12वीं की परीक्षा किसी भी तरह से करने के उपाय निकालने चाहिए। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार 10th के एग्जाम्स को डेफिनेटली कैंसिल करे, क्योंकि 10th में ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे उनको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होता है, तो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू वो बच्चों को वो पास कर दे। बट यस, वहीं पर दूसरी ओर जो 12th है उनके एग्जाम्स को आप पोस्टपोन भी नहीं कीजिए, कैंसिल भी नहीं कीजिए। बच्चों और अभिभावकों की चिंता से पीएम मोदी भी वाकिफ हैं। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा में पीएम ने माना कि ये ऐसी स्थिति है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है, और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो 1 साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं है। बेशक कोरोना अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना है, लेकिन इसको आए हुए साल भर से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षा छात्रों की जान को जोखिम में नहीं डालेगी? क्या सीबीएसई या सरकार को इस खतरे का अंदेशा नहीं था? क्या परीक्षा की तारीख घोषित करते वक्त सरकार मानकर चल रही थी कि 4 मई तक हालात सुधर जाएंगे? क्या कोरोना काल में पढ़ाई और परीक्षा को लेकर सीबीएसई और सरकार कोई ठोस नीति बनाने में नाकाम रही? क्या परीक्षा का कोई और भी वैकल्पिक तरीका हो सकता है? अभी की स्थिति से साफ है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं बनी है।
लिहाजा परीक्षा टालने या फिर ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर सोशल मीडिया में मुहिम शुरू हो चुकी है। इस मुहिम में ऑनलाइन पिटीशन पर 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी दस्तखत कर चुके हैं। पिछले साल की बात करें तो परीक्षा टालने की मांग को लेकर अभिभावक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पिछले साल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के आधार पर नतीजों का ऐलान किया गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार परीक्षा को स्थगित करने पर कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ है, यानी परीक्षा की 4 मई की तारीख कायम है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो जो माहौल है उसके बीच स्टूडेंट्स ने भी ऑनलाइन मुहिम चलाई हुई है। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से भी कि एग्जाम्स को रद्द किया जाए और इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही अब आगे का हो। कम से कम 10th के स्टूडेंट्स के लिए अगर ऐसी व्यवस्था हो पाए तो कोरोना का जो संकट है उस जोखिम से बच्चों को बचाया जा सकता है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। डॉक्टर अशोक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं एल्कॉन स्कूल्स के। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, CMD रेडिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर राजेश पारिक भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जसलोक हॉस्पिटल से। तो सबसे पहले डॉक्टर अशोक पांडे, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। आपने बीता पूरा 1 साल देखा है स्टूडेंट्स ने किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की है, किस स्ट्रेस से वो गुजरे हैं, और अब जब देश कोरोना की दूसरी लहर देख रहा है, बीते 24 घंटे में 1,26,000 केसेस सामने आए हैं। अकेले दिल्ली में 5500 केसेस सामने आए हैं। क्या हम बोर्ड एग्जाम्स का रिस्क इस वक्त ले सकते हैं? या देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसे सभी लोग एक्नॉलेज करते हैं, केवल विद्यार्थी ही नहीं, सभी लोग। लेकिन एक दूसरा रिस्क पढ़ाई का भी होता है और वो रिस्क भी हम पिछले 1 वर्ष से देख रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना उसके पिछले वर्ष से जब की जाए तो स्थिति ऐसी थी कि साल भर पढ़ाई हुई थी, परीक्षा के समय ये समस्या आ गई थी। अब ये साल भर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और अब परीक्षा की स्थिति जब आई तो पुनः ये जिसे हम सेकेंड वेव कहते हैं ये आ गया। थोड़े समय के लिए कल्पना करें कि ये सेकेंड वेव ना आया होता तो स्थिति लगभग सामान्य के स्तर पे पहुंच गई थी। तो इसलिए जो परीक्षा की तिथि भी 4 मई से की गई थी, सभी विषयों का आकलन करके ही 4 मई रखा गया। अगर आपको याद हो, शिक्षा मंत्री स्वयं आकर इस डेट की उद्घोषणा की थी उन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि CBSE या सरकार या शिक्षा विभाग इसके प्रति जागरूक नहीं है, संजीदा नहीं है, लेकिन स्थितियां इतनी विषम है और इतनी तेजी से बदल रही हैं कि उसकी रफ्तार पे निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक्सपर्ट है, मैं आपके सारे पॉइंट्स समझ रही हूँ, ये एक चिंता का विषय है, लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनसे कैसे पार पाया जाएगा? मसलन गर्मी का वक्त है, 3 घंटे आपके लिए मास्क लगाना, ये एक व्यवहारिक परेशानी है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं, एक भी बच्चा अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बाकी के एग्जाम वो कैसे दे पाएगा? उसके घर में सब लोग संकट में हैं। जिस ग्रुप में, जिस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर वो एग्जाम दे रहा है, वहां पर जितने लोग मौजूद हैं वो सब उस संकट के दायरे में आ जाएंगे। इन परेशानियों से हमारा सिस्टम कैसे पार पा पाएगा, वो भी तब जबकि 1 लाख की संख्या से केसेस बढ़ रहे हैं। जी मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत होकर ही अपनी बात कह रहा हूं कि ये एक स्थिति है, ये एक हाइपोथेसिस है जिसके बहुत सारे संकेत हमें मिल रहे हैं। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि पिछले 1 वर्ष में कितनी परीक्षाएं हुई हैं। नीट की परीक्षा हुई है, UGC की परीक्षाएं हुई हैं और राज्यों में परीक्षाएं हुई हैं। तो केवल हम ये विकल्प ले लें कि परीक्षा न हो, मेरे ख्याल में इतना आसान और इतना लीनियर डिसीजन ये नहीं है। सभी बातों का ध्यान रख के ही बच्चों के हित में उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य, 3 चीजों को एक पलड़े पर रख के ये निर्णय लिए जा सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए जिस तरह से अभी यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल साहब बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमें परीक्षाओं की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और पूरे साल उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई जिस तरह से हुई है वो फैसला भी अब सोच समझ कर लिया गया है। लेकिन एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते और केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या इस रिस्क को लेने की स्थिति में हम हैं? मैं फिलहाल पांडे साहब से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मैं अगर आपको आंकड़े बताने की कोशिश करूं तो पिछली 8 मार्च को केवल 15,000 केस हमारे देश में हो रहे थे और आज देखिए हम 8 अप्रैल को बैठे हैं, 1,26,000 केस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
और अगर इसी तरह से 1 महीना और ले लें जबकि परीक्षा आने की स्थिति है, 8 गुने ये पिछले 1 महीने में बढ़ गए हैं। देखिए, हमारे को ये जरूर दिमाग में रखना पड़ेगा, वी आर डीलिंग विद एन अनप्रिडिक्टेबल टाइप का जो मॉन्स्टरस इलनेस है, ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और इसकी हमारे को स्ट्रेटजी डेली चेंज करनी पड़ेगी जिस हिसाब से ये पेंडेमिक चल रहा है। अब आप देखिए 1,26,000 अगर केसेस हो रहे हैं, मैं आपको अगर मुझे थोड़ा अलाउ करें तो मैं आपको स्क्रीन पे भी थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा, जो कि पुराने समय से अगर हम देखें तो थोड़ी सी मैं पुराने समय का भी आपको चेंज बताना चाहूंगा। देखिए, जो हमारे 10th 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, इनका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सबसे ऊपर जो है हमारे 16-17 साल के बच्चे, ये पीडियाट्रिक ग्राफ है, तो ये सबके ऊपर जो है ये पीडियाट्रिक ग्राफ ही चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए, हम 15 मार्च को थे 15,000 केसेस, 15,388 के ऊपर, और अब आप देखिए कि हम एक महीने के अंदर ही 1,26,000 केसेस के ऊपर पहुंच गए हैं और अगले महीने में आप प्रिडिक्शन कर सकती हैं क्या होने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज में जहां पर कि लोगों की जानें जा रही हैं, 675 जानें चली गई हैं। और दूसरी चीज बता दूं, मैं पीडियाट्रिशियन भी हूं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूं, ऑफ कोर्स कोविड का अस्पताल चलाता हूं, लेकिन एज पीडियाट्रिशियन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन थोड़ा जल्दी से फैलती है और जो ये नया स्ट्रेन आया, बाकी तो शोध चल रही है, डाटा आएगा, लेकिन जो ये नया स्ट्रेन चल रहा है ये बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है और इस चीज को हमारे को मद्देनजर रखना चाहिए। तो अगर बच्चे, क्योंकि वो क्लासरूम्स में जाते हैं, प्ले रूम्स में जाते हैं, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन बड़ी जल्दी फैलती है। आपने देखा होगा मीजल्स एक क्लास में एक बच्चे को हुआ या चिकन पॉक्स एक को हुआ, वो एकदम से पूरी क्लास में फैला देता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़े विवेक के साथ में, सारी चीजों को संज्ञान में लेने के साथ में मेरी विनम्र मिलती है कि ये बड़े ही ध्यान से डिसीजन लेना चाहिए, क्या मई में हमें परीक्षा करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो कुछ ऑनलाइन का कुछ ऐसा प्रबंध हो सकता है जिससे कि बच्चों का आपस में जमावड़ा भी ना हो और हम इन्फेक्शन से भी बच पाए। जी, डॉक्टर राजेश पारिक, देखिए जिस तरह के नंबर्स और डेटा अभी जिनका जिक्र डॉक्टर रवि मलिक ने भी यहाँ पर किया, मैं इसके आगे एक बात और यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश में चल रही है, लेकिन अभी बच्चे तो उस दायरे में भी नहीं है और जो ऑनलाइन मुहिम छेड़ा हुआ है स्टूडेंट्स ने, 1 लाख से ज्यादा जो है ये पिटीशन साइन हुई है। बच्चे तो उदाहरण दे रहे हैं दूसरे देशों का कि मेक्सिको में इतने केसेस हुए लेकिन परीक्षा रद्द हो गई, सऊदी अरेबिया में हो गई, कुछ और देशों का भी जिक्र कर रहे हैं। हमारे देश में तो उस लिहाज से नंबर और ज्यादा है। बड़ा वायरल ये ट्वीट हो रहा है। नमस्ते मीनाक्षी जी, मैं तो मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, एजुकेशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा अनुभव है क्योंकि मैं बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल के बोर्ड पे था और कई साल के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज जो बम्बई में है उनके भी एडवाइजरी बोर्ड पे था। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी बहुत धीरे से चेंज होती है, हर 2-3 साल कुछ थोड़ा सा बदल आता है और वायरस हर महीने हर हफ्ते म्यूटेट हो रहा है। तो वायरस का जो नतीजा हो रहा है वो बहुत जल्दी बदल रहा है। अभी हमको हमारी एजुकेशनल पॉलिसी को भी वैसे ही म्यूटेट करना चाहिए कि वो कॉन्स्टेंटली फ्लेक्सिबल हो। ये पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी करने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि जो HDFC स्कूल्स है, 3 स्कूल्स है इंडिया में, उनके एक ट्रस्टी विस्मृता आहलूवालिया है, उन्होंने 1 साल पहले ही, जब पहली लहर थी, हमारे साथ कुछ चर्चा की थी, उन्होंने ये दूसरी लहर की तैयारी शुरू की थी। उन्होंने क्या किया था, SOPs किए, वर्कशॉप्स किए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, तीनों स्कूल ने किए और उन्होंने उनकी पॉलिसी इतनी फ्लेक्सिबल रखी है कि वो हर 2 हफ्ते उसको बदल सकती है। अभी जैसे ये HDFC स्कूल्स में हुआ है, ऐसे ये नेशनल लेवल्स पे होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसी तरह होना चाहिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं फ्लेक्सिबिलिटी का, पॉलिसी का नहीं। तो देखिए अभी सब लोग का डर क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम होगी, कोई चीटिंग करेगा, ये करेगा। अभी देखिए फॉरेन में कई सालों से ओपन बुक एग्जाम्स हो रही हैं, यानी स्टूडेंट्स को ऐसे कई उदाहरण पूरी दुनिया में मौजूद है। और डॉक्टर पारिक ने एक बड़े अच्छे शब्द का जिक्र किया, फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर इसी को हम देखें तो परीक्षाओं को लेकर और जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं
उसको देखते हुए क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है, कोई विकल्प हो सकता है जिससे पढ़ाई को भी नुकसान ना हो, स्टूडेंट्स का भविष्य भी बना रहे और जान पर भी कोई रिस्क ना हो। तो आइए शुरुआत एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ कर दें। आपको बता दें कि दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद और नोएडा में भी रात का कर्फ्यू होगा। दिल्ली से लगते ये इलाके एनसीआर के, यहां पर भी नाइट कर्फ्यू को लेकर अब फैसला लिया गया है, यानी रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। वाराणसी में भी प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 17 अप्रैल तक ये फैसला लागू रहेगा। केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, 1,26,000 केसेस बीते 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और ये आंकड़ा बीते एक हफ्ते में लगातार बढ़ा ही है। और अगर 1 लाख की रफ्तार से डेली केसेस आएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड को लेकर स्थिति खराब है और यही वजह है कि सरकारें अब अपने हिसाब से इस पर फैसले ले रही हैं। तो हम इसके साथ ही चर्चा इस बात पर भी कर रहे हैं कि कोविड को लेकर राज्य सरकारें फैसले ले रही हैं, लेकिन इन सबसे अलग बोर्ड की एग्जाम्स, 10th और 12th के स्टूडेंट्स को बोर्ड के एग्जाम्स में क्योंकि बैठना है, तो उनके लिए कम से कम अब आगे क्या फैसला हो और कितना मुमकिन है, कितना पॉसिबल है अभी एग्जाम्स को करा पाना। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक पांडे, मैं आपका रुख अब करना चाहूंगी। देखिए, जो अभी ब्रेकिंग न्यूज हम दिखा रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू को लेकर फैसला किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि अकेले कार में भी आप बैठे हैं तो आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन जैसी स्थिति है, वीकेंड्स पर सब कुछ बंद किया जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों के लिए भी तो फैसला लेना पड़ेगा ना सर? जी हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा। मीनाक्षी जी, 2 मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। जी सर। डॉक्टर पारिक और डॉक्टर मलिक और मैं, हम सभी लगभग एक पृष्ठ पर भी हैं। आप इसे अलग अलग न समझे। दोनों लोगों ने एसेंशियली क्या कहा? हाँ, दोनों लोगों ने मूल रूप से क्या कहा कि ये एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल स्थिति बन गई है और हमें अपने रिस्पॉन्सेस को भी फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, एडिक्वेट बनाना पड़ेगा। और मैं भी यही बात कह रहा हूँ। 2 या 3 चीजें इसमें बड़ी आवश्यक हैं। ये समझना, जो केसेस हैं बिल्कुल ठीक हैं। आफ्टर ऑल, मार्च के बजाय हमने मई में परीक्षाएं जब की थी तो वो भी तो एक डिसीजन ही था ना, और किन बातों को रख के ही लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के हित में, समाज के हित में डिसीजन नहीं लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब दूसरी बात यह है कि कक्षाएं चलाना और परीक्षा लेना, ये दोनों 2 बातें हैं। डॉक्टर पारिक ने कहा, एक विद्यालय का नाम लिया उन्होंने एसओपीज बनाए हैं। क्लासेस के लिए एसओपी सभी विद्यालयों के पास हैं। आपको जानकारी होगी कि पिछले 4 महीने से जब ऑनलाइन से हम हाइब्रिड मोड में आ गए तो कुछ बच्चे विद्यालय आते थे, कुछ बच्चे घर रहते थे, फिर भी दोनों श्रेणियों में पढ़ाइयां हो रही थी। आज की तारीख में बोर्ड की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं भी चल रही हैं, उसके भी अपने एसओपीज हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी बनती है कि परीक्षा लेना संभव नहीं है तो कौन कह रहा है कि परीक्षा लीजिए और लोगों को एक किसी बड़ी मुसीबत में डाल दीजिए? ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ यहाँ कहना यह है कि परिस्थितियों को अभी समझने की आवश्यकता है। परीक्षाएं और बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य के बीच में एक संतुलन बनाना है और उसके लिए मेरे समझ से अधिकारी, अभिभावक, आफ्टर ऑल टीचर्स ने तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? आप क्योंकि एजुकेशन के फील्ड को देख रहे हैं। बीच का एक तो सबसे बड़ा रास्ता ये है कि अगर ये केसेस बढ़ गए और ये बहुत पूरे देश में व्यापक रूप से है, अगर डॉक्टर मलिक ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि ये जो ज्यादातर केसेस अगर कुछ कंटेनमेंट जोन्स में हैं, सब जगह नहीं है, तो क्या कुछ जगह की परीक्षाएं हों, कुछ जगह की न हो? क्या हम कुछ और दिनों के लिए इसे आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हम इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स दे सकते हैं? क्या हम बच्चों, विद्यालयों के ऊपर छोड़ दें? क्या ये बच्चे सिर्फ अपने विद्यालय में आके ही परीक्षा दे? मेरे ख्याल में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। लेकिन कई सुझाव जो है सोशल मीडिया पर भी हमें मिल रहे थे, क्योंकि बच्चों ने एक ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया हुआ है। तो उनका ये कहना है कि अगर 10th के एग्जाम भी कैंसिल हो जाते हैं और उनका जो इंटरनल असेसमेंट के जरिए उनका मूल्यांकन, आकलन किया जा सकता है। पिछली बार भी तो हुआ था मीनाक्षी जी, पिछली बार भी हुआ था और उस समय केसेस कम थे अभी के मुकाबले। एग्जाम दे करके भी उनका मूल्यांकन हुआ था। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है और ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए विल की भी कमी नहीं है। लेकिन ये स्थिति ऐसी है कि एक दिन में ये निर्णय लेना ठीक नहीं है और उसके लिए कोई बहुत जल्दबाजी भी करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है डॉक्टर अभी मलिक, कौन सा वो स्टेज होगा जहां पर ये फैसला किया जा सकता है कि अब आगे हमें पेपर करवाने हैं या नहीं करवाने हैं? क्योंकि 1,26,000 भी कोई कम नंबर तो नहीं है सर।
इनफैक्ट अभी तक का देखिए, सबसे मुझे बड़ा तो नंबर लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर डिसीजन बिल्कुल सबसे बड़ा नंबर है और मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये डिसीजन ले लेना चाहिए। एक हफ्ते किस करवट ये कोरोना बैठ रहा है, अगर आप पिछले एक हफ्ते की बात करें और अब की बात करें, जिस तरह से केसेस बढ़े हैं और अगर अगले हफ्ते में भी वैसे ही केसेस बढ़ते हैं तो हमारे को इमीडिएट डिसीजन ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम परीक्षा की पद्धति भी बदलते हैं, अगर हम ऑनलाइन भी करते हैं, उसके लिए भी टीचर्स प्रिंसिपल्स को डिफरेंट काइंड की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये डिसीजन मेरे ख्याल से आने वाले एक हफ्ते के अंदर ले लेना चाहिए। मैं एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ प्रोफेशनल पीडियाट्रिशियन, मैं इस चीज से जरूर सहमत हूं पांडे सर की और डॉक्टर पारिक से भी, कि हमारे बच्चे इस वक्त वैक्सीनेटेड नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है हर्डल है हमारे रास्ते में, वो अभी तक बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है। और जहां तक, और अभी उनकी वैक्सीन 4-5 महीने आएगी भी नहीं। अभी फाइजर ने अभी अपने ट्रायल शुरू किए हैं, हिंदुस्तान में भी ट्रायल हमारे शुरू होने बाकी हैं। ये वैक्सीन अभी 4-5 महीने नहीं आएगी। तो एक तो वो वल्नरेबल है, दूसरी चीज है दे कैन एक्ट एज अ सुपर स्प्रेडर ऑल्सो। और तीसरी चीज, इनके जो सिम्टम्स भी हैं, जो बच्चों के अंदर सिम्टम्स भी आते हैं, वो बड़े डिफरेंट होते हैं। और कई बच्चे, ऐसा नहीं है पिछले कोरोना में के बच्चों को हुआ ही नहीं है। पिछले जो कोरोना आया था, जो हमारा स्टेज 1 का कोरोना था, जो कि क्लासिकल जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसके अंदर भी बच्चों की मौतें हुई हैं, हाइपोक्सीमिया हुआ है, आईसीयू में एडमिट हुए हैं। डेफिनेटली वो बहुत कम हुए थे। लेकिन अभी ये वाला जो स्ट्रेन है, ये बच्चों के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव कर रहा है, उसके जो शोध आ रहे हैं उसमें तो ये आ रहा है कि बच्चों के अंदर ये बढ़ रहा है। आने वाले हफ्ते में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हमारे देश में कितने केस चल रहे हैं, बच्चों में कितने आ रहे हैं और आगे की क्या डेवलपमेंट होती है। तो मैं सोचता हूं कि एक हफ्ते के अंदर ये एक हफ्ता बहुत क्रूशियल है। तो देखिए, आज ही प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बहुत अहम बैठक है कोविड को लेकर ही, कि अब आगे, क्योंकि ये एक हफ्ता हर एक्सपर्ट क्रूशियल बता रहा है, अहम बता रहा है। डॉक्टर पारिक, मैं आपसे इससे आगे का एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये बात ठीक है कि आप फ्लेक्सिबल रहे या एग्जाम रद्द करवाने हैं, इसको लेकर जल्द फैसला ले, लेकिन पढ़ाई को जो नुकसान हो रहा है, कब तक स्कूल दोबारा खुल पाएंगे? एक फॉरवर्ड थिंकिंग की जरूरत इसे लेकर भी है। हर अभिभावक सोच रहा है उसका बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया, अब आगे की तस्वीर क्या होगी? डॉक्टर पारिक। नहीं ले रहा हूं कि 1 साल बर्बाद हो गया है। एजुकेशन का मेथड चेंज हुआ है और बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। जो भी चेंज होगा उसको बहुत जल्दी से अडेप्ट करते हैं। तो जो ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है उसका भी क्वालिटी काफी अच्छा है और शायद ये थोड़ा जो प्रभाव हुआ है वो तो हमेशा के लिए भी रह सकता है। तो अभी जैसे जब तक हमारी पॉलिसी फ्लेक्सिबल है तो सब कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। देखो, बच्चों तो परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, उनको पढ़ाई तो करनी चाहिए। अभी परीक्षा होगी या नहीं होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, वो तो फ्लेक्सिबल पॉलिसी ही पता चलेगा ना। लेकिन पढ़ाई तो चल रही है, तो ये अलग तरह की पढ़ाई है। मैं नहीं मानता हूं कि ये पूरा साल बर्बाद हो गया है। और लास्ट एक चीज हमको नहीं भूलना चाहिए, हम लोग बच्चे के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर्स के बारे में हमको नहीं भूलना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ जो स्कूल का होता है उनके बारे में नहीं भूलना चाहिए। पूरे देश में 5% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, तो ये बच्चे जाएंगे भी तो वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। जब वापस घर आएंगे उनके पेरेंट्स पर, दादा दादी, नाना नानी पर, और जो परिवार है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का, वो भी खतरे में आ जाते हैं। तो ये सब हमको फैक्टर करना चाहिए। एक क्लोजिंग रिमार्क्स डॉक्टर रवि मलिक मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए कोविड अभी जा नहीं रहा है, ये तो दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अगले 6 महीने में खत्म हो जाएगा, 8 महीने में खत्म हो जाएगा या 1 साल में खत्म हो जाएगा। उस लिहाज से भी एग्जाम्स को लेकर या पढ़ाई को लेकर भी एक बड़े प्लान की, एक बड़े पिक्चर की जरूरत है। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल मीनाक्षी जी, अंडर ये चेंजिंग जिस तरह से सिनेरियो हो रहा है, बच्चों के लिए हमारे को एक डेफिनेटली एक रोड मैप बनाना बड़ा जरूरी है। उस रोड मैप के तहत ये पढ़ेंगे कैसे। मैं अब आपको एक और चीज बता दूं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चे 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम के ऊपर लगे हुए हैं। तो हमारे को एक एसओपी बनानी चाहिए, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं जा रहा और बच्चों की वैक्सीन भी कहीं नहीं अभी आ रही 6-8 महीने तक। तो हमें एक प्रॉपर एक एसओपी बनानी चाहिए जिसमें किस तरह
तरह से इनकी पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस, इनको साइकोलॉजिकल प्रेशर्स बिल्कुल ना। इमेजिन कीजिए जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर है, कोरोना को लेके अलग प्रेशर है, पढ़ाई को लेके अलग प्रेशर है। तो मैं ये देख रहा हूं मेरे पास में, मेरे क्लिनिक में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं 10वीं 12वीं के, जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, जिनको माइल्ड सटल डिप्रेशन हो रहे हैं, ऑब्सेशंस हो रहे हैं और इनसिक्योरिटीज हो रही हैं। तो इन सब चीजों को हमारे को दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है। और बिल्कुल डॉक्टर पारिक की बात सही है, हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेट अगर हुए हैं तो मात्र 1% लोग हुए हैं। मैं दोबारा बताऊंगा, केवल 1%। 138 करोड़ की आबादी में 2 डोज को हम कंप्लीट वैक्सीनेशन मानते हैं, वो केवल 1.25 करोड़ लोगों को लगी है। वो बात अलग है कि हमने 9 करोड़ डोजेस दे दी हैं, लेकिन कंप्लीट वैक्सीनेशन केवल 1% लोगों को हुई है। इस तरह के माहौल के अंदर, जबकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी हुई नहीं है, मैं नहीं सोचता कि हमें अपने बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर देना चाहिए और हमारे को इनोवेटिव वेज ढूंढने चाहिए। कक्षा चलिए, हमारी भी यही कोशिश थी आज तक पर कि बच्चों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए और क्या बेहतर हो सकता है उनके लिए, इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाए। और इसीलिए हमारे पैनल में जो मेहमान जुड़े, डॉक्टर्स और साथ ही प्रिंसिपल्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।